बोलो हाँ। एगो चीज ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एगो एकल एगो क्या द्वि। एकल विस्थापन में ए बी सी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी। और द्वि विस्थापन में ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी डी। द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप कैसा बनता है? ठोस। गैस का निर्माण नहीं होता है। गैस का निर्माण होता है? गैस का निर्माण नहीं होता। अवक्षेपण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेरियम सल्फेट का रंग सफेद होता है, लेड आयोडाइड का रंग पीला। लेड आयोडाइड पीला, बेरियम सल्फेट सफेद। NO2 भूरा, NO2 का रंग भूरा, NO2 का रंग भूरा। ये जो अवक्षेप है दोस्त मेरे, ये जान लो, बेरियम सल्फेट का रंग कैसा? सफेद ना। लेड आयोडाइड का रंग कैसा? लेड आयोडाइड का रंग कैसा? भूरा। लेड आयोडाइड का रंग कैसा? पीला। Ag प्लस प्लस का रंग कैसा? स्लेटी। Ag प्लस प्लस का रंग कैसा? स्लेटी। और की बचा? NO2 का रंग कैसा? NO2 कब बनता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। किसको गर्म किया जाता है? लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? NO2। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा। बोलो, बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफेद। लेड आयोडाइड का पीला। Ag प्लस प्लस स्लेटी। NO2 का रंग कैसा? भूरा। NO2 का रंग कैसा? भूरा। NO2 भूरा, NO2 भूरा। बेरियम सल्फेट सफेद, लेड आयोडाइड पीला, Ag प्लस प्लस स्लेटी। NO2 का रंग भूरा। Ag2S का रंग कैसा? अरे सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड बनता है, काला ना। H2S का रंग कैसा? कैसा? हरा। ई किसके ऊपर परत जमता है? Ag। आई किसके ऊपर परत जमता है? कॉपर। अल्युमिनियम को एनोडीकृत किया जाता है किसके द्वारा? Al2O3 के द्वारा। Al2O3 एक उभयधर्मी है। Al2O3 क्या है? उभयधर्मी। Al2O3 क्या है? उभयधर्मी। अल्युमिनियम को कहेगा एनोडीकृत किया जाता है, एक परत चढ़ाया जाता है किसका? Al2O3 का। Al2O3 कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 ZnOPbO2 यही ना उभयधर्मी है? Al2O3 ZnOPbO2 यही ना उभयधर्मी है? Al2O3 ZnOPbO2 यही ना उभयधर्मी है? Al2O3 ZnO और PbO2, Al2O3 ZnO और PbO2, Al2O3 ZnO और PbO2, Al2O3 ZnO और क्या? PbO2। और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जो उष्मा देगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया जो उष्मा लेगा। और जितना डिटर्जेंट, सीमेंट, अम्ल, क्षार, ये सब क्या है? उष्मा क्षेपी। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया उष्मा शोषी। ऊर्ध्वपातन उष्मा शोषी, पक्का। वाष्पीकरण भी उष्मा शोषी, अपघटन भी उष्मा शोषी। क्योंकि अपघटन तब ना होगा जब गर्माएगा, और गर्माएगा तब ना जो उष्मा ग्रहण करेगा। अपघटन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया? उष्मा शोषी। अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी। अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी। संयोग करेगा तो देगा तो उष्मा क्षेपी। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और क्या बनाएगा? जल। अम्ल और क्षार, ये अब उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना। अब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर बनाता है NaCl। NaCl एक उदासीन लवण है। बोलो, कहते हैं दोस्त मेरे, ये बताओ, एकल विस्थापन ना? तो एकल विस्थापन नहीं है तो विस्थापन मार देंगे। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके उत्पन्न गैस, जब ये सोडियम, देखो जितना सोडा है, हम बार बार कहते हैं, कौन गैस देगा? CO2। CO2 कैसा होता है? अम्लीय। चूने के पानी को दूधिया कौन करेगा? कौन करेगा? CO2। ये आग बुझाने में काम आता है। आग बुझाने में काम आता है। अधिक प्रदूषण कौन सा उपलब्ध है? अरे अधिक प्रदूषण कौन सा उपलब्ध है? CO2। और सबसे जहरीला प्रदूषण कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? अम्लीय वर्षा SO2 या क्या? NO2?
अम्लीय वर्षा SO2 या NO2। जितना सोडा है कौन गैस देगा? CO2। CO2 कैसा होता है? अम्लीय। चूने के पानी को क्या करेगा? दूधिया। आग बुझाने में किसका उपयोग? CO2 का। बिजली से लगी आग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अधिक प्रदूषण कौन है? CO2। जहरीला प्रदूषण कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में तेजी से क्या करता है? घुलनशील होता है। हा, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोला हो राजा हमर। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ई मार दें, यहां पर एरो होगा। द्विविस्थापन और अवक्षेपण मार दें, क्योंकि यहां अवक्षेप बन रहा है CaCO3 चूना। जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन, एकदम याद रखो चला, CaOH हॉल 2, यानी ये बुझा चूना, ज्ञान बुझा बुझा चूना। इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं इसको? स्लैग्ड लाइम ना। एक होता है CaO, इसको क्या कहते हैं? अनबुझा चूना। क्या कहते हैं इसको? अनबुझा चूना ना। अनबुझा चूना। इसको और क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसको? क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसको? क्विक लाइम। जब CaO यानी अनबुझा चूना CO2 से विक्रिया करेगा, CaCO3 बनाएगा। और अगर CaOH हॉल 2 जो है, यह अभिक्रिया करेगा केकरा से? क्लोरीन से, तो ये दे देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl इंटू Cl, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ओ अरे अच्छा, तो बुझ जाएगा। बुझा चुना कोई कहीं दूसरा नाम क्या है? स्लैग्ड लाइम। याद रखना, स्लैग्ड का स्पेलिंग बड़ा है तो CaOH हॉल 2 भी बड़ा है। क्विक का स्पेलिंग छोटा है, CaO भी क्या है? छोटा है। O और H रहेगा तो बुझ जाएगा, चूंकि जल का निर्माण कर देगा। खाली O रहेगा, नहीं बुझेगा। यह अनबुझा चूना है, इसी को हम क्विक लाइम कहते हैं। बुझा चूना यह है क्या? स्लैग्ड लाइम। बोलो हाँ। बुझेगा मतलब CaOH हॉल 2, अनबुझा होगा मतलब CaO। एगो लड़का कहता है सर आप इतना पढ़ा दिए, कट ऑफ 10 नंबर बढ़ जाएगा। एगो कहता है सर आपके मुंह से जब ही निकल रहा है सब अमृते हैं। बाबू ये अमृत पहले से ग्रहण करता ठीक रहता। अभी लास्ट टाइम में ये अमृत का अगर आदत नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, एकाएक पहली बार दारू पी लोगे तो क्या होगा? जुल्मे होगा। देखो हम बार बार कहते हैं, कभी भी हम जितना भी पढ़ा रहे हैं सिर्फ तो रिवीजन करवा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली तो स्ट्रांग है ना। जे छोटा चोर ये 10 दिन के क्लास से फंसाएगा, रेलवे में कभी नहीं फंसेगा। ये तो हम पहले ही बता दिया, अभी भी बता दे। कोई भी ऐसा है चला कि 10 दिन पढ़ा के तुरंत नौकरी दिलवा देगा? इतना दिन से जो हम लोग छोटा 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 टुकड़ा में बहुत सारा चीज पढ़े हैं, क्या आप उन सारी एक्टिविटी में थे या नहीं थे? ये खुद से पूछिएगा, और तब कहिएगा फंसा कि नहीं फंसा। ठीक ना? अभी जो हम तेरा पढ़ा रहे हैं, चला रामायण नहीं है ना बता रहे हैं तेरा, ये सब कंटेंट है। ऐसा तो नहीं ना कि ये सब के अलावे कुछ पूछेगा जो हमारा पता नहीं है, जो तोर एक मतलब तोरो ने पता है। हमारा वो मास्टर के नाम बताओ, किताब के नाम बता, तो वह पढ़ा देते हैं। हम तो तुरा NCERT के A to Z करवा दिए, जितना टाइप है सब करवा दिए, लेकिन तैयो तो एग्जाम हॉल से निकलेगा नहीं 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 नहीं। अरे तो हम ही की कर रहे हैं? रामायण चल रहा है रे, ये क्या है? कंटेंट ही ना है। तो एक मतलब जितना कंटेंट हम बक रहे हैं, हमको लगता है खाली 10 दिन के क्लास में 3000 लाइन बक दिए हूं। तो मतलब एक मतलब वो 3000 के अलावे ऐसा ऐसा लाइन हम दे रहे हैं, तोरा जे कभी नहीं पूछेगा। यही ना होगा। लेकिन तुम करेगा क्या छोटा? तो जेकरा पहले से नहीं पढ़ल है, बुझा को अनबुझा, अनबुझा को बुझा। हम कितनों कह देंगे वो अच्छा बुझ जाएगा, कहेगा बुझेगा कैसे? अनबुझा है। आई देखो, देखने से लग रहा है बुझा चुना क्लोरीन से विक्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, इसका CH3COH, इसको हम लोग मीथेनोइक एसिड कहते हैं। 2 कार्बन है ना, मीथेनोइक एसिड कहते हैं। और ये विनेगर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाता है? उदर में। कहां पाया जाता है?
उधर में पाया जाता है। पता होगा दोस्त मेरे, आयरन सल्फेट FeSO4, CuSO4, CuSO4, ZnSO4, ये पता है कि नहीं है? एक होता है ब्लू विट्रियोल, एक होता है ग्रीन विट्रियोल, एक होता है व्हाइट विट्रियोल। बताओ WXYZ, तो ये हो जाएगा व्हाइट विट्रियोल। W के जस्ट बगल में कौन है? Z। आप C के जस्ट बगल में कौन है? B। F के जस्ट बगल में कौन है? G। यानी आयरन सल्फेट हो जाएगा GABCDEFGBC WXYZ। तो यानी आयरन सल्फेट हो गया ग्रीन विट्रियोल, कॉपर सल्फेट हो गया ब्लू विट्रियोल, जिंक सल्फेट हो गया व्हाइट विट्रियोल। एक चीज और ध्यान रखना है, एकरा में 5 H2O होता है। कितना H2O होता है? एकरा में 7 H2O होता है। कितना H2O होता है? 7 H2O। एकरो में कितना H2O? 7 H2O होता है। और सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है वो होता है Na2CO3 इंटू 10 H2O। इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। और एक होता है जिप्सम। जिप्सम बोले तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। बोलो रे। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ना। एकरा जब 100 पर गर्म करबो तो मिल जातो। जिप्सम को 100 पर गर्म करेंगे क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद ना रहे तो याद रखना, ओ जो दोनों पी को आधा आधा बांट रहा है, इसलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आधा हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दुगुना हो जाएगा तो जिप्सम। दुगुना हो जाएगा तो जिप्सम। हो गया? अरे हुआ। एफ के बगल में कौन है? जी। तो ग्रीन विट्रियोल यानी हरा। सी के बगल में कौन है? बी। जेड के बगल में कौन है? डब्ल्यू। ये पता है ना? अगला, ध्राण का मतलब गंध होता है। ध्राण का मतलब क्या होता है? गंध। ध्राण का मतलब क्या होता है? गंध। मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया, श्वसन तो दहन न है हो, दहन है तो क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी। रेडॉक्स मतलब जकरा में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो, जकरा में ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो। एक होता बफर विलयन, वैसा विलयन जिसमें अम्ल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर अम्लीयता और क्षारीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम कौन विलयन कहते हैं? बफर विलयन। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा अवकरण भी हो। ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुटता, हाइड्रोजन हटता, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अवकरण इसका उल्टा होता है। अगला कहता, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है? कौन है रे? हीमोग्लोबिन। मेलानिन के कारण त्वचा का क्या होता है? रंग। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का उत्प्रेरक कौन है? कौन है रे? क्लोरोफिल। पादप कितना % ऊर्जा ग्रहण करता है? 1%। नीचे से ऊपर जाने पर प्राथमिक उपभोक्ता और ये सब में 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। ये दिया था कौन? लिंडमान। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की, एक दिशीय की द्विदिशीय? एक दिशीय। ये लिंडमान ने दिया था कि नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा 10% प्रयोग में लाई जाएगी। मनुष्य प्राथमिक की द्वितीयक दोनों उपभोक्ता, प्राथमिक भी और द्वितीयक। ध्वनि वायु में गमन करती है। ध्वनि वायु में गमन करती है। अभी तुरंत बताए तो ध्वनि वायु में गमन करती है। अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, सीधा मतलब समानांतर, समानांतर मतलब 0 डिग्री। व्हाट इज आंसर? यहां तो हो जाएगा विक्षोभ के कारण गमन करती है, संपीड़न और विरलन के कारण गमन करती है। संपीड़न और किसके कारण गमन करती है? विरलन के कारण गमन करती है। कौन? वायु। वायु किसके कारण गमन करती है? संपीड़न और विरलन या विक्षोभ के कारण वायु गमन करती है। बोलो हाँ। किसी संगीत समारोह में वृंदवाद बजाने के पूर्व कोई सितार वादक, किसका डी हो गया? इसका क्या है? डी। कण के विक्षोभ दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन कर, कण एवं कण थोड़े गमन करता है रे। हम अभी बोल रहे हैं तो कण यहां से वहां उठ के जा रहा है, सिर्फ संपीड़न और विरलन के कारण विक्षोभ आगे बढ़ता है। ये आंसर होगा। कण जाता है, हम अभी बोल रहे हैं तो यहां का कण तो वापस जा रहा है। टकला, हम अभी बोल रहे हैं तो यहाँ का कण क्या वहां जा रहा है? तुम्हारे पास जा रहा है। तब तो पता चला सही कौन कहां कहां जाएगा। सिर्फ विक्षोभ गमन करता है। क्या गमन करता है? विक्षोभ।
अगला देखो क्या कहता है, किसी संगीत समारोह में वृंदवाद कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए एक डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? क्या होगा आंसर? ए की भी किसी सी सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ मिलाता है। आवृत्ति मतलब मोटा पतला की धीमा प्रबल? मोटा पतला। आवृत्ति तारत्व पर निर्भर करता है जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला होता है। सही है। अगला ठोस और क्या, ये तो चला महाभिवियाई टॉपिक बढ़िया से देख लो। प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसका? ठोस का। सबसे कम किसका? द्रव का। सबसे कम किसका? गैस का। तो ध्वनि का वेग भी सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। और निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना? 0। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। एगो चीज ध्यान रखना। ये आंसर बताओ, ठोस और गैस माध्यम में जाते समय ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, घट जाएगा। ठोस से गैस में जाओगे, ठोस से गैस में जाओगे तो घट ना जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है क्वार्ट्ज कांच में। किसमें होता है? सबसे अधिक ध्वनि का वेग क्वार्ट्ज कांच में होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्वनि का वेग समानुपाती होता है ताप के, प्रत्यास्थता के और किसके? आर्द्रता के। और ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि का वेग गैसों के अनुभार के वर्गमूल का क्या होता है? गैस के अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी देखो, ताप, प्रत्यास्थता, आर्द्रता तीनों के समानुपाती होता है। दाब पर निर्भर नहीं करता। गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है, घटने से बढ़ता है। सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें होगा? हाइड्रोजन का, गैस में, क्योंकि उसमें सबसे उसका द्रव्यमान सबसे कम है। सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें? हाइड्रोजन में, क्योंकि उसमें अनुभार उसका सबसे कम है। प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें? ठोस में, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। बताओ, ईटा में ज्यादा ध्वनि का वेग कि वायु में? किसमें? ईटा में ध्वनि का वेग ज्यादा और वायु में ध्वनि का वेग कम, क्योंकि ठोस में ध्वनि का वेग ज्यादा। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है क्वार्ट्ज कांच में। और निर्वात में ध्वनि का वेग 0। ध्वनि का वेग दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि संपीड़न और विदलन के कारण क्या होती है? आगे बढ़ती। आंसर बताओ कर क्या होगा? कहते हैं सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति मापने के लिए। कहां? पानी के नीचे। मधुमक्खी के डंक होने से दर्द, देखो ई चला एंड दर्द होगा। मधुमक्खी डंक मारेगा तो अम्ल छोड़ेगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को अगर आप चाहते हैं कम करने के लिए क्षार डालना होगा। और क्षार में भी दुर्बल क्षार के प्रबल क्षार? दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार खा लीजिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। दुर्बल क्षार कौन है? NaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को चौक, संगमरमर, खड़िया कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब CaO किससे अभिक्रिया करता है? CO2 से। Na2CO3 को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकरी उद्योग में किसका उपयोग करते हैं? NaCO3। बेकरी उद्योग में NaCO3। NaCO3 जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा? CO2। इसी से हम लोग क्या बुझाते हैं? आग। इसी को पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। अभी चलने देना है ना इसको।